जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं संजय आप सभी का मैथ बाई संदीप सर में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी जो आरआरसी ग्रुप डी की जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। और ये हमारा क्या चल रहा है, 30 दिन का मतलब 30 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है। इस क्रैश कोर्स में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। और जिसके साथ मैं क्या करूँगा, आपको फ्री पीडीएफ भी दूंगा। तो आज हमारी क्या है, ये सेकंड क्लास है फिजिक्स की। एक क्लास हम ले चुके हैं जिसमें हमने लाइट चैप्टर मतलब प्रकाश को पढ़ा था। तो आज प्रकाश की हम सेकंड क्लास करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ने वाले हैं, इंद्रधनुष पढ़ने वाले हैं, और ये इंटरफेरेंस जो व्यतिकरण होता है ये पढ़ने वाले हैं, और विवर्तन पढ़ने वाले हैं। और हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ना, ये जो नोट्स है ना, ये आपको साथ के साथ क्या करूंगा, पीडीएफ की फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल पे अगर आपको जुड़ना है तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए ना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ये। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे क्या करेंगे, आप मुझे हाई लिख के मैसेज करेंगे। जब आप हाई लिख के मुझे मैसेज करेंगे तो आपके पास टेलीग्राम चैनल का लिंक चला जाएगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। तो मैं ग्रुप डी को टारगेट करके सिर्फ और सिर्फ क्लास करा रहा हूँ, और जितना भी हो सकता है ना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे, इस तरीके से मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक आपने साइंस पढ़ी होगी, बहुत पढ़ी होगी, एग्ज़ाम भी आपका नज़दीक है, लेकिन अब आप मेरे साथ क्रैश कोर्स कर लेंगे ना, तो साइंस जो अभी तक आप रटते थे ना, सारा साइंस को पढ़ने का ना आपका तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में हम क्या क्या, ये 30 डेज़ का क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा। तो पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ने वाले हैं और इसके क्या क्या उदाहरण बन सकते हैं वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इंद्रधनुष हम पढ़ने वाले हैं, और व्यतिकरण क्या होता है ये हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि प्रकाश चैप्टर में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके बाद हम विवर्तन पढ़ने वाले हैं। तो ये हम 4 टॉपिक आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे, जो कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, तो ये मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ये क्रैश कोर्स चल रहा है और क्लास में ही सब याद होगा। ये मैं इस चीज़ का आपसे वादा कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से आप याद कर पा रहे होंगे। और भौतिक विज्ञान आपकी चल रही है, इसी प्रकार से आपकी जो बायोलॉजी है वो मैं कराऊंगा, केमिस्ट्री कराऊंगा, और साथ के साथ फ्री आपको पीडीएफ दूंगा। उस पीडीएफ के माध्यम से आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए, आज हम डिस्कस करते हैं, लाइट चैप्टर हमारा चल रहा है, और लाइट चैप्टर की आज क्लास नंबर 2 है। जिसने पहली क्लास देख ली है, तो कुछ भाई के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, मतलब टेस्ट में भी और व्हाट्सअप पे भी आप बोल रहे थे, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आपने बोला कि हिंदी व इंग्लिश दोनों को साथ लेके चला करें। तो मैं आपको जो मेन हेडिंग होंगी ना, उनको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके साथ क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये टारगेट करके आपकी क्लासेस चल रही हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं, और कभी कभी शॉर्ट में इसको TIR के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि T का मतलब हो गया टोटल, और I का मतलब हो गया इंटरनल, R का मतलब हो गया रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्णांतरिक परावर्तन हमारा होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके उदाहरण बन सकते हैं। ठीक है, देखिए, पूर्णांतरिक परावर्तन हमारा क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सपोज करो ये क्या है, ये हमारा हमने मान लिया क्या है, ये हमारा दर्पण मान सकते हैं, कोई भी आप इसको मान लीजिए, ये हमारी क्या है, बेस लाइन है। अब होगा क्या कि एक माध्यम तो हमारा ये होगा और एक माध्यम हमारा ये होगा। तो ये माध्यम 1 हो गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं सघन, और ये हो गया हमारा जिसको हम बोल रहे हैं विरल। तो ये सघन माध्यम हो गया, ये हो गया विरल माध्यम। तो दोस्तों होता क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन में क्या होता है कि सपोज करो कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये क्या हो गया, हमारा नॉर्मल हो गया। तो कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सपोज करो ये हमारे सघन माध्यम से कोई लाइट है जो विघन माध्यम में, विरल माध्यम में आती है। तो ये लाइट चली, तो एक्चुअल में जो लाइट थी ना, ये इस तरीके से सीधी इस तरीके से जाती है डॉट डॉट से, जो मैंने शो किया है। लेकिन होता क्या है कि सघन माध्यम में क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, पार्टिकल जो होते हैं सघन माध्यम में पास पास होते हैं। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ वाटर लिख सकते हैं। तो वाटर क्या हो गया, एक हमारा सघन माध्यम हो गया, जिसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में, जल आप जिसको बोलते हैं। और विरल माध्यम का मतलब हो गया हवा। तो हुआ क्या कि जब हमारी लाइट थी सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में ये आई, तो आने के बाद ये जानी चाहिए थी। तो इसकी ये जो मैंने डॉट डॉट शो किया है,
लेकिन ये सघन माध्यम से जब लाइट विरल माध्यम में आएगी तो इसकी क्या होगी, चाल बढ़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। दो केस बताए थे, जब सघन से विरल में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, जब विरल से सघन में जाएगी क्योंकि विरल में स्पीड तेज होती है, सघन में स्लो होती है, तो वो झुक जाती है नॉर्मल की तरफ, और जब सघन से विरल में जाएगी तो दूर हट जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो पूर्णांतरिक परावर्तन हमारा क्या होता है कि जब ये जो हमारा आपतन कोण है, ये जो आपतन कोण है जिसको हम आई से लिखते हैं, इस आपतन कोण को हम बढ़ाते जाएंगे तो फिर ये जो हमारी अपवर्तन कोण है ये भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो एक कंडीशन हमारी ये आएगी, जब ये आपतित जो हमारी आपतित किरण है ना, ये इसी मीडियम में क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी। मतलब सघन माध्यम से आ रही थी और टकराने के बाद हमने इतना इसका एंगल बढ़ा दिया, टकराने के बाद क्या हुआ, सघन माध्यम में ये वापस चली गई। तो जब ऐसी घटना होगी तो उसको हम पूर्णांतरिक परावर्तन बोलते हैं। जैसे हीरे का चमकना भी किस पे, TIR की घटना होती है। और एक इसमें पॉइंट बनता है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल कुछ नहीं होता है कि ये जो हमारी किरण होती है ना, ये जो किरण आ रही है और आने के बाद क्या होता है कि जब हमारी आपतित किरण है और परावर्तित किरण क्या होगी, परावर्तित किरण हमारी इस पे जब टच कर जाती है ना, तो ये हमारा जब 90 डिग्री का, मतलब जो हमारी परावर्तित किरण है इसके बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बन जाता है, जो परावर्तन कोण है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, तो ये वाला जो एंगल बनता है, ये जो आपतन कोण होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें बताई, अब चलते हैं डिटेल में। देखिए नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना है वो केवल तभी संभव है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा होगा। तो जो TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन, वो तभी संभव होगा जब प्रकाश हमारा कहाँ जा रहा होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तभी तो नॉर्मल से दूर हटेगा। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, क्लास फर्स्ट में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जिसने नहीं देखा है तो क्लास फर्स्ट देख लेना। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, मतलब जो अपवर्तन कोण का मान, जो अपवर्तन कोण है, जब उसका मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, तो आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। वो मैं डायग्राम बना के मैंने अभी बात बताई आपको, और वो नोट्स में भी अभी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा आपसे, जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा, आपसे बोल देगा कि पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना संभव है जब प्रकाश जाता है। ए ऑप्शन है हवा से पानी में जाता है, बी ऑप्शन है पानी से कांच में जाता है, सी ऑप्शन है कांच से हीरा में जाता है, और डी ऑप्शन है हमारा कांच से पानी में जाता है। तो अगर हमारी हवा की बात करते हैं तो हवा कैसा माध्यम है, हवा कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। पानी कैसा है, सघन माध्यम है। तो क्या जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में जाता है, क्या जब होता है, नहीं होता, पहला गलत हो गया। उसके बाद पानी कैसा है, पानी कैसा है, पानी और कांच में, पानी क्या है, विरल माध्यम है, और कांच क्या है, सघन माध्यम है। क्योंकि जो पानी से ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, कांच की होती है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद कांच से हीरा, ये भी गलत हो गया, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। और इसमें क्या है, कांच क्या है, एक सघन माध्यम है, और पानी क्या है, इसके कंपेयर में पानी क्या है, विरल माध्यम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्योंकि पूर्णांतरिक परावर्तन की जो घटना है वो तभी संभव होती है जब हमारा प्रकाश कहाँ जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना कब होती है। अब मैंने देखिए यहाँ आपको समझाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। क्या लिखा हुआ है आप समझेंगे इसको। लिख रहा है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के से अधिक हो जाता है, मतलब जो आपतन कोण का मान है ये आपतन कोण होता है। ठीक है, जब आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होती है। देखिए इसको डायग्राम में समझेंगे। अब डायग्राम में मैंने आपको बताया ये माध्यम क्या हो गया, हमारा सघन माध्यम है, ये हमारा विरल माध्यम है। तो ये जो सबसे पहले वाली लाइन है ये क्या है, लाइट यहाँ से चली और आने के बाद जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन ये क्या हुआ, इस तरफ मुड़ गई। ये लाइन है देखिए सेम पेन से जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद जो आपकी जो आपतित किरण थी ना, तो आपतित किरण को आपने थोड़ा सा और रोटेट कर दिया इस साइड में। जब रोटेट कर दिया तो ये ग्रीन वाली लाइन से मैंने शो किया हुआ है, ये देखिए। तो ये क्या हुआ कि जो हमारा अपवर्तन कोण था ना, तो वो क्या हो गया, अपवर्तन कोण और ज़्यादा हो गया, यहाँ आ गया। फिर उसके बाद आपने ब्लैक से मैंने शो किया हुआ है ये वाला। तो जब आप आपतन कोण को और बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अपवर्तन कोण हमारा इस लाइन पे शो हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अपवर्तन कोण का मान क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये जो एंगल बन रहा है ना इधर, इसी को क्या बोलते हैं, हम क्रिटिकल कोण बोलते हैं। मतलब जब भी अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा तो ये जो आपतन कोण है इसी को हम क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल एंगल बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब एंगल को आप और बढ़ा देंगे ना तो क्या होगा, ये जो अपवर्तन किरण है ना, आप जो अपवर्तन किरण है क्या हो जाएगी, वापस इसी माध्यम में चली जाएगी। तो यही घटना क्या कहलाती है, हमारी
मैंने अभी बात बताया आपको, ये क्या कहलाती है, हमारी पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाती है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, और पूर्णांतरिक परावर्तन कब संभव है, जब किरण कहाँ से कहाँ जाएगी। ठीक है, मुद्दे की बात आपको याद रखनी है। डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, और मैं आपको एमसीक्यू के माध्यम से भी क्या कराने वाला हूँ, एमसीक्यू के माध्यम से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आप बहुत अच्छे से, आपकी तैयारी हो जाएगी। आप खुद देखना कि आपको इंप्रूवमेंट लगने लगेगा साइंस में। जो अभी तक आप डर रहे थे ना कि साइंस में क्या होगा, तो देख लेना, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, उदाहरण आपको याद रखने हैं। डायरेक्टली आपको ऑप्शन दे देगा, हीरे का चमकना किसका उदाहरण है, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पूर्णांतरिक परावर्तन का हीरो का चमकना पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण है, और टूटे हुए कांच का चमकना ये भी क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन का कारण है। और मृग मरीचिका का बनना भी क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन का बनना है, पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, किस पे बेस्ड करता है, TIR पे बेस्ड वर्क करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके का भी यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, स्टैटिक जीके का भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअल में होता क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जब जानते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह के लिए सिग्नल भेजने के लिए यूज होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, सपोज करो जो सिग्नल होते हैं, उन सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर आपको भेजना है, तो आप किसकी हेल्प से भेजेंगे, ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से। और दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, तो इसकी जो खोज करता है, जो इसके पिता किसको कहते हैं, हम नरेंद्र कापानी को कहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, ऑप्टिकल फाइबर किस पे बेस्ड वर्क करता है, तो आपको क्या बताना है, पूर्णांतरिक परावर्तन पे वर्क करता है। हीरे का चमकना किसका उदाहरण है, पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मृग मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है, पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बता रहा हूँ आपको, पढ़ने को तो आप पूरी फिजिक्स पढ़ लेंगे, उसका कोई फायदा है नहीं। इतना पढ़िए कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिले। वही मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ भाई, अपना 100% मैं दे रहा हूँ आपको कि अच्छे से अच्छा कंटेंट निकाल के आपके सामने रखा जाए और वो PDF आपको दी जाए। ठीक है, और एंडोस्कोपी भी किसका उदाहरण है, TIR का उदाहरण है, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, और वैसे पूर्णांतरिक परावर्तन बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जो मतलब मैंने बताया है पूर्णांतरिक परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा। इतनी सी बात याद रखनी है, कब संभव होता है, क्या होता है, और इसके उदाहरण क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं रेनबो। रेनबो को हिंदी में बोलते हैं इंद्रधनुष। तो बचपन में आपने बहुत देखा होगा कि इंद्रधनुष बन रहा है, और आसमान में आपने देखा होगा बनता हुआ। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि मतलब जब इंद्रधनुष बनता है तो उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया, मतलब कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो आपसे उदाहरण मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंद्रधनुष में निम्न में से नहीं होता है। तो ऑप्शन दे देगा आपको, अपवर्तन भी दे देगा, TIR भी दे देगा, वर्ण विक्षेपण भी दे देगा। ठीक है, और उसके बाद बोल देगा परावर्तन दे देगा। तो आपसे पूछ लेगा कौन सी घटना नहीं होती है, परावर्तन नहीं होती है। तो आपको याद रखना है, जब भी इंद्रधनुष बनेगा ना, तो ये 3 घटना होती है हमेशा। वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मैंने आपको बताया था। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसमें क्या होता है कि लाइट का 7 रंगों में टूट जाना ही क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये मैं सारा बता चुका हूँ आपको। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैंने अभी आपको बताया। पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, जब लाइट हमारी सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, तो तभी क्या होता है, हमारा पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। इससे क्या दिशा का पता लगता है, इससे क्या होता है कि जो रेनबो का जो कलर है ना, वो डिसाइड होता है वर्ण विक्षेपण से। ठीक है, उसके बाद अपवर्तन। अपवर्तन मैंने आपको बताया कि अपवर्तन क्या होता है, जब भी मीडियम का चेंज होगा। देखिए परावर्तन अपवर्तन में बहुत आसान सी लैंग्वेज में बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। परावर्तन में क्या होता है कि लाइट टकरा के वापस उसी माध्यम में वापस आ जाती है। अपवर्तन में क्या होता है कि लाइट मीडियम को चेंज कर जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। पूर्णांतरिक परावर्तन में क्या होता है कि लाइट सघन माध्यम से सघन माध्यम में ही वापस आ जाती है, पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में क्या होता है कि जो श्वेत लाइट होती है, जो श्वेत प्रकाश होता है, हमारे सूर्य का जो प्रकाश होता है, उसका 7 रंगों में टूट जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। मतलब टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए गलत ना करें, एकदम लगा के आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे 100% प्रकाश चैप्टर से 100% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपको पता लग गया कि इंद्रधनुष में क्या क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, TIR होता है, अपवर्तन होता है। अगर TIR ऑप्शन में नहीं है तो आप रिफ्रैक्शन भी लगा सकते हैं, मतलब क्या, अपवर्तन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा सबसे पहले कि इंद्रधनुष जब बनता है तो उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। वर्ण विक्षेपण भी होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है। ठीक है, और
वर्ण विक्षेपण से क्या पता लगता है, इंद्रधनुष का कलर आपको पता लगता है। और TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या पता लगता है, आपको इंद्रधनुष की दिशा पता लगती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। मैं समझाऊंगा आपको किस तरीके से इंद्रधनुष बनता है, पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगा, एक भी डाउट नहीं बचेगा आपका, ये आपसे मैं 100% गारंटी ले रहा हूं। अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर देना। देखिए सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मुद्दे की बात पे आते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन बोलेगा आपसे कि इंद्रधनुष जो हमारा रेनबो बनता है वो किस टाइम पर नहीं बनता है, कब नहीं बनता है, इतना सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बनता है, क्योंकि सूर्य उस समय सर के ऊपर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं इंद्रधनुष बनता कब है। तो इंद्रधनुष जब भी बनेगा ना, सपोज करो इधर क्या हो रहा है, टप 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 टप, ये क्या हो रही है, बारिश हो रही है, और इधर क्या है हमारा, ये हमारे सूर्य देवता हैं, ये क्या है हमारे सूर्य देवता हैं। तो जब भी बारिश और सूर्य दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे, तभी क्या बनेगा, हमारा रेनबो बनेगा, क्या बनेगा, इंद्रधनुष बनेगा। तो इतनी सी बात याद रखनी है। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंद्रधनुष कब बनता है। 4 ऑप्शन दे देगा कि जब सूरज और बारिश दोनों एक साथ होते हैं, या अपोजिट होते हैं, या एक दूसरे के मतलब परस्पर होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा। और आपको क्या याद रखना है, जब सूरज जो हमारे सूर्य देवता हैं, जो हमारे सन हैं, और जो बारिश हो रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर आ जाएंगे तो उस समय क्या होगा, इंद्रधनुष बन जाएगा। इतनी सी बात याद रखनी है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट है कि इंद्रधनुष कब नहीं बनता है। तो दोस्तों जब दोपहर का 12 बजे का समय होता है तो उस समय क्या होता है, इंद्रधनुष नहीं बनता है। वो क्यों नहीं बनता है, क्योंकि उस समय जो सूर्य होता है वो हमारे सर के ऊपर होता है। तो इस समय क्या होता है कि इंद्रधनुष नहीं बनता है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं बता रहा हूं, नोट्स देख लेना, किसी भी बुक को पढ़ लेना, किसी भी टीचर के नोट्स देख लेना। अगर इतनी चीजें एक साथ लिखी मिल जाए ना भाई, गारंटी है इस चीज की, क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट बुक से, डिफरेंट डिफरेंट टीचर के नोट से, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल से मटेरियल इकट्ठा करके आपको एक साथ दे रहा हूं, PDF के माध्यम से समझा रहा हूं आपको, जिससे कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन मिले, ठीक है। तो आपको पता लगा इंद्रधनुष में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, और इंद्रधनुष किस समय नहीं बनता है, और इंद्रधनुष कब बनता है। 3 पॉइंट क्लियर हो गए ना बहुत अच्छे से। अब देखिए प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि इंद्रधनुष बनता कैसे कैसे है, ठीक है। इंद्रधनुष बनता कैसे कैसे है, और कौन सा प्रोसेस कहां से होता है। देखिए तो होता क्या है, मैंने आपको बताया कि इंद्रधनुष कब बनेगा, जब हमारा इधर सूर्य हो गया, इधर क्या है, ये मैंने वाटर की ड्रॉपलेट, मतलब वाटर की एक पानी की एक बूंद ली है, जो डॉट 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 से गोला बना हुआ है ना, ये क्या है, पानी की बूंद है। तो इधर बारिश हो रही है और इधर हमारा सूर्य है, तो इस समय क्या बनेगा, इंद्रधनुष बन जाएगा। आपने कहा बिल्कुल बात ठीक है। अब देखिए प्रोसेस क्या होता है बनने का, ये मैंने अपने आप से मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखिए सूर्य देवता है, जब सूर्य से लाइट निकली और आने के बाद जब बारिश की बूंद से यहाँ टकराई, देखिए यहाँ देखिए ये टकरा रही है ना, टकराने के बाद क्या हुआ, ये श्वेत प्रकाश था 7 रंगों से। आपको पता है कि जो सनलाइट होती है उसमें 7 प्रकाश होते हैं, ROYG BIV, या विबग्योर से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। तो मैंने आपको बताया इधर क्या थी, एयर थी, मतलब मीडियम था, और इधर जैसे ही एंटर करा पानी में इसने, तो जब पानी में इसने एंट्री करी तो क्या हुआ कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट गई, तो क्या हुआ, मीडियम का चेंज हुआ। तो मीडियम का चेंज होगा, यह घटना क्या कहलाएगी, अपवर्तन कहलाएगी। तो मैंने आपको बताया अपवर्तन की घटना कैसे हो रही है, मैं वो आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ, जब सूरज की लाइट यहां टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ कि ये 7 रंगों में टूट गई। जब ये 7 रंगों में टूट गई तो रेड क्या होगा, सबसे ऊपर होगा, नीचे वायलेट क्या होगा, बैंगनी क्या होगा, सबसे नीचे होगा। तो जब ये 7 रंगों में टूट गई, और 7 रंगों में टूटने की ही घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो आपको समझ में आया, अपवर्तन यहाँ हुआ, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यहाँ हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि ये टकराने के बाद इस बूंद से जब लाइट इधर वापस आ रही है, तो आने के बाद क्या हो रहा है कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आ रही है लाइट, तो क्या हो रहा है कि इसमें क्या घटना में क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, या फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो आप इसको अपवर्तन भी कह सकते हैं। तो आपको मैंने समझाने की कोशिश करी कि कौन कौन सा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, किस प्रकार से हमारा इंद्रधनुष बनता है। अगर ये डायग्राम समझ में ना आया हो तो कमेंट के बॉक्स में बता देना, कोई भी डाउट रहे टाइप कर देना, आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा टीचर होनी आप ही की, आपको छोटे भाई बहन की तरह पढ़ाता हूं, और इसलिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आपका सिलेक्शन हो भाई, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। जितना भी हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट इसी तरीके से मेहनत करता रहूंगा, ठीक है। अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो ज्यादा चमकीला होता है वो प्राइमरी रेनबो होता है या फिर सेकेंडरी रेनबो होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। प्राइमरी रेनबो में जब बनता है तो उसमें सबसे ऊपर जो कलर, इस प्रकार से रेनबो आपने देखा होगा, तो जो ऊपर वाला कलर होता है वो कौन सा होता है,
नीचे वाला कलर होता है तो कौन सा होता है। देखिए सबसे पहले हम दो प्रकार के रेनबो मैं बताने वाला हूँ, प्राइमरी रेनबो हो गया, सेकेंडरी रेनबो हो गया। तो प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, आपने देखो अगर इंद्रधनुष नहीं बनता है ऐसे इस प्रकार से लाइन से खिंच जाती है, मतलब हमारे किसमें, आसमान में। तो सबसे ऊपर क्या होता है प्राइमरी रेनबो में, ऊपर रेड कलर होता है, नीचे क्या होता है हमारा वायलेट कलर होता है। तो उसके बाद प्राइमरी रेनबो क्या होता है, ज्यादा चमकीला होता है, और अपवर्तन क्या होता है, 2 बार होता है। TIR कितने बार होता है, 1 बार होता है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा जब हमारा प्राइमरी रेनबो बनता है, ये बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन है, जब हमारा प्राइमरी रेनबो बनता है तो ऊपर कौन सा कलर होता है, लाल कलर होता है, नीचे कौन सा होता है, बैंगनी होता है। सेकेंडरी रेनबो जब हमारा बनता है तो इसका अपोजिट होता है, ऊपर कौन सा होता है, बैंगनी कलर होता है, नीचे कौन सा होता है, रेड कलर होता है। ऊपर कौन सा होता है, बैंगनी, नीचे कौन सा होता है, रेड कलर होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी रेनबो है ना, ये कम चमकीला होता है, अपवर्तन और TIR 2 बार होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में आपको इतनी सी बात याद रखनी है, जो प्राइमरी रेनबो होता है वो ज़्यादा चमकीला होता है, ठीक है, और जो सेकेंडरी रेनबो होता है वो कम चमकीला होता है। और जब प्राइमरी रेनबो बनता है तो ऊपर जो कलर होता है वो रेड कलर होता है, और जो नीचे कलर होता है वो वायलेट कलर होता है। जब सेकेंडरी रेनबो की हम बात करते हैं तो ऊपर कलर कौन सा होता है, वायलेट होता है, और नीचे कलर कौन सा होता है, रेड होता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, और ये कम चमकीला होता है। रेनबो का अगर क्वेश्चन आएगा इंद्रधनुष से तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा ग्रुप डी के एग्जाम में, क्या आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, ठीक है। उसके बाद बहुत आसान सा टॉपिक है जिसको हम व्यतिकरण इंटरफेरेंस बोलते हैं, तीसरा टॉपिक है ये, और बहुत आसान से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा सॉरी डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि तेल की बूंदों में रंगों का दिखाई देना। जो तेल की जो बूंद होती है ना उसमें कलर्ड दिखाई, रंगों का दिखाई देना, कौन सी घटना है, व्यतिकरण है। डायरेक्ट इसके उदाहरण याद रखने हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। ज़्यादा आपको किसी भी सब्जेक्ट में PhD करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से मतलब टारगेट करके पढ़िए। तभी तो मैंने इस कोर्स का नाम दिया टारगेट क्रैश कोर्स विद फ्री PDF। तभी तो मैंने कोर्स किया है, मतलब इसका नाम दिया है, क्योंकि मैं टारगेट करके आपको पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, जिसको समझाने की जरूरत होगी उस टॉपिक को समझाऊंगा, और जिसको डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ तो डायरेक्टली याद कर लेना, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा तेल की बूंदों का रंगों में दिखाई देना, किस मतलब किसकी घटना है, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, डिफरेंट ऑप्शन आएंगे। तो किसकी घटना है, व्यतिकरण का उदाहरण है मोर के पंखों में रंगों का चमकना। जो मोर के पंख होते हैं देखे होंगे आपने गांव में, तो क्या करते हैं वो थोड़े चमकीले से जो दिखाई देते हैं, तो वो भी किसके कारण दिखाई देते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। साबुन के पानी में बुलबुलों में रंगों का दिखाई देना भी किसके कारण दिखाई देते हैं, ये भी किसके, व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। तीनों आपको याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन में तेल की बूंदों का रंगों का दिखाई देना, अगर व्यतिकरण ऑप्शन में ना हो तो तब आप अपवर्तन टिक करेंगे, नीचे मैंने बताया हुआ है। देखिए उसके बाद ये हो गया व्यतिकरण। अब पढ़ते हैं विवर्तन। तो विवर्तन के सीधे सीधे 3 उदाहरण आपको याद रखने हैं। जो CD होती है, CD आपने बहुत देखी होंगी, CD DVD, तो उनकी कैसेट नहीं आती थी जो एक ही में 4-5 मतलब फिल्म आ जाती थी, जो बचपन में देखते थे, अब तो शायद बंद हो गई हैं वो। तो वो DVD में क्या होता है कि जब उसकी कैसेट होती है इस प्रकार से, तो उसकी कैसेट ना चमकीली सी दिखाई देती होगी। तो जो वो DVD और CD पे जो कलर का, रंगों का जो चमकना उदाहरण होता है ना, वो किसके, विवर्तन का उदाहरण। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि CD और DVD की जो कैसेट होती है उसमें रंगों का चमकना किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण बोलेंगे आप, विवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। या फिर 3D होलोग्राम, आपने देखा होगा, आप कोई बुक लेते हैं तो इस प्रकार से उस पर 3D एक होलोग्राम बना होता है, तो आप उसको देखते हैं, उसको थोड़ा कलरफुल सा रहता है। तो 3D होलोग्राम जो होता है, 3D होलोग्राम में रंगों का दिखाई देना किसकी घटना है, किसकी घटना है, विवर्तन की घटना है। किसकी घटना है, विवर्तन की घटना है। उसके बाद होता क्या है कि विवर्तन कुछ नहीं होता है, किसी लाइट का कॉर्नर पर मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। इतनी सी बात याद रखनी है। तो व्यतिकरण और विवर्तन बहुत आसान तरीके से मैंने आपको उदाहरण बताए। तो तब भी ऐसा आ जाए कि आपको व्यतिकरण या फिर विवर्तन ना मिले ऑप्शन में, तो आप इसकी जगह अपवर्तन टिक कर सकते हैं। पहले आपको विवर्तन या व्यतिकरण करना है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप अपवर्तन भी टिक कर सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैं आपके साथ मतलब डिस्कस भी करूंगा, MCQ क्वेश्चन भी हर चैप्टर वाइज। तो लाइट जो चैप्टर है ना खत्म हो गया बिल्कुल 2 क्लास में। आप भारत की कोई भी बुक उठा लेना, किसी भी पब्लिकेशन की उठा लेना, कोई भी प्रीवियस ईयर उठा लेना, ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। जितना भी मैंने बताया है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, सबसे पहले कब होता है, जब भी लाइट हमारी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है, हमारा पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। तो इसमें क्या होता है कि लाइट टकरा कर वापस उसी माध्यम में आ जाती है, क्या हो जाता है,
पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाए, क्या क्या उदाहरण होते हैं इसके, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हीरो का चमकना, मृग मरीचिका का बनना, ऑप्टिकल फाइबर, और ये सब मैंने आपको बताए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंद्रधनुष हमारा कब बनता है और कौन कौन से इसमें प्रोसेस। इंद्रधनुष दोपहर के 12 बजे नहीं बनता है, और इंद्रधनुष कब बनता है, जब बारिश और सूर्य दोनों क्या हो जाएं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं, तो क्या बनता है, हमारा इंद्रधनुष बनता है। उसके बाद मैंने आपको इंद्रधनुष बना के बताया। उसके बाद मैंने आपको व्यतिकरण और विवर्तन के मैंने क्या बताए, कुछ उदाहरण बताए। तो प्रकाश से रिलेटेड जो है ना, ये प्रकाश से रिलेटेड रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से 100% चैप्टर खत्म हो गया। अब आप रेलवे के प्रीवियस ईयर करेंगे ना तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको। और वैसे मैं भी आपको MCQ क्वेश्चन कराने वाला हूँ चैप्टर वाइज। तो पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा, अब ये खत्म हो गया है, और टॉपिक पढ़ाऊंगा, बीच बीच में क्या करूंगा, MCQ की क्लास लेकर आऊंगा, जो कि क्लास लाइव होगी, वो बता दिया जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल पे अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं ना, तो आपको करना कुछ नहीं है, टेलीग्राम चैनल से हमारे से जुड़ने के लिए या फिर इस क्लास की PDF लेने के लिए इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हाई लिख के मैसेज करेंगे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ हो रहा है, कोई भी ये ना सोचे कि कोई पैसा वैसा लिए जाएंगे, भाई कोई पैसा वैसा नहीं है। मेरे पास मैसेज करके बोल रहे थे कुछ भाई कि सर पैसा लोगे क्या PDF का, ये सब, अरे भाई कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बड़े भाई या फिर बड़ी बहन या छोटे भाई या छोटी बहन की तरह मैं पढ़ा रहा हूँ। भाई मेरा उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि ये जो RRC ग्रुप डी 2021 वाला है ना, इसमें मुझे क्या चाहिए, आपका 100% आपका सिलेक्शन चाहिए सभी का। तो सिलेक्शन अगर आपका होगा तो बस खुशी मिलेगी, यही सबसे बड़ी बात है, और इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। तो जो भी कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना है आपको, और वीडियो कैसी लगी आपको बताना है। कमेंट आपने करे थे लास्ट वीडियो में भी, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों जिसने भी लास्ट तक वीडियो देखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, डेफिनेटली आप सिलेक्शन के बहुत करीब जा रहे हैं, आपसे मैं ये वादा करता हूँ, ठीक है। तो मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। मतलब फालतू की बातों को अब बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि ना अब समय बचा नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो भाई लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आप कर दिया करें। मैं ज़्यादा बोलता हूँ नहीं, अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दिया करें, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, धन्यवाद।